एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज नंबर 56 आज हम करने वाले हैं। नॉलेज हब की इस क्लास में टेस्ट सीरीज हम जो कर रहे हैं 56 नंबर की, और 55 टेस्ट हमारे हो चुके हैं प्रैक्टिस टेस्ट। आज 56 नंबर का हम करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब 7900 टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है, मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल वहाँ पर डाल रखा है। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज सबको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं आज। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 56 हम शुरू करते हैं। 100% होंगे, जो पैटर्न HSSC ने दिया है उसी पैटर्न पर है सारे के सारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है जीके का, है पहला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? बाणभट्ट, कालिदास, वेदव्यास या भावभूति ने? तो ये जो रचना है अभिज्ञान, ये है कालिदास की रचना। कालिदास जी ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो, कालिदास ने 2 तो खंड काव्य लिखे थे, 2 महाकाव्य और 3 इन्होंने नाटक लिखे थे जो इनके प्रसिद्ध हैं। खंड काव्य कौन से हैं? एक तो है मेघदूत, ठीक है, और दूसरा है ऋतु संहार। ये सारी की सारी रचनाएं ध्यान रखना इनके कालिदास जी की, मेघदूत, ऋतु संहार। इसके बाद इनके 2 महाकाव्य भी हैं। महाकाव्य कौन सा है? एक तो है कुमार संभव, कुमार संभव, और दूसरा है रघुवंशम, रघुवंशम। इसके अलावा 3 इनके नाटक हैं। एक तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, ये भी आपने नाम सुना होगा, और एक है विक्रम उर्वश्यम, विक्रम और उर्वश्यम, ठीक है, उर्वश्यम। ये टोटल ये 7 रचनाएं हैं कालिदास की जो आपको याद रखनी है। मेघदूत, ऋतु संहार और रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वश्यम और मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट ने लिखी थी कादंबरी और हर्षचरित। कादंबरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, कादंबरी और हर्षचरित, ठीक है, ये लिखी थी बाणभट्ट ने। वेदव्यास जी, इन्होंने जो महाभारत वगैरह लिखे थे, बहुत सारे ग्रंथ लिख रखे हैं, महाभारत, मीमांसा, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, ये सब। भावभूति की बात करें, भरभूति ने इन्होंने लिखी थी मालती माधव, भावभूति ने मालती माधव। इसके अलावा महावीर चरित, महावीर चरित, ये सारी किताबें हैं भावभूति की। सारा आपको डिटेल में समझा दिया है, सारा का सारा क्वेश्चन चारों ऑप्शंस के साथ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कालिदास। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। आगे है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? महाभारत, देखो महाभारत लिखी किसने थी? वो लिखी थी वेदव्यास जी ने। अब इसने पूछा कि तेलुगु में किसने लिखी थी? तेलुगु संस्करण, इसको तेलुगु में किसने लिखा था? नाकियर ने, अख्तियर ने, नयन ने या तिरुवल्लुवर ने? तो जो इसका तेलुगु वर्जन लिखा था वो लिखा था नयन ने, नन्यन, ठीक है, नन्या बोलते हैं, नन्या, न आधा न 2 बार फिर या नन्या, ठीक है। इसके साथ कौन थे? और इसके साथ एक और थे, वो थे टिक्कड़ा, टिक्कड़ा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? जो हेड ऑफिस था जो आज़ाद हिंद फौज का, वो कहाँ पर था? टोक्यो में, बर्लिन में, रंगून में या फिर दिल्ली में? तो आपको ध्यान होगा, ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इनका डायरेक्ट संबंध था रंगून से। रंगून, रंगून कहाँ पर है? ये है म्यांमार के अंदर, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार को क्या बोलते? दूसरा बर्मा जो देश बोलते वो, रंगून, ठीक है। रंगून के अंदर है आज़ाद हिंद फौज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखो, सुभाष चंद्र बोस जब इसके बने थे, जो कमांडर बने थे, उससे पहले कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह इसके कमांडर थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बने थे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? भाई, जो भी हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, उसमें जज कितने होंगे, नंबर ऑफ जज, ये कौन डिसाइड करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, भारत के राष्ट्रपति और संबंधित राज्य की विधानसभा।
तो हाई कोर्ट में कितने जजेज होंगे ये डिसाइड करते हैं भारत के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर जो स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट है उसमें कितने चीफ जस्टिस होंगे। और आर्टिकल 216 ये प्रावधान देता है इनको, राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ देता है आर्टिकल 216, ठीक है, कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस होंगे। आर्टिकल 216 कह रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, प्लस में और भी जजेज होंगे, अदर जजेज होंगे, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। इसमें लिख रखा जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। इसका मतलब उनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अनुच्छेद 216 में ये बात क्लियर लिखी गई है। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में ने ही सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी थी? यानी कि भारत ने जो सहस्त्र शताब्दी, देखो सहस्त्र शताब्दी कौन सी थी? वो थी 1 जनवरी और 2000 का साल। 1 जनवरी 2000 नई सहस्त्र शताब्दी हो गई थी पूरे 1000 साल के बाद, ठीक है। 1999 के बाद जो 2000 आया था वो था एक नई सहस्त्र शताब्दी। तो ये कहाँ से देखी थी? 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट से, 92 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। तो भारत ने जो पहली जो सूर्य की किरण देखी थी वो देशांतर, किस देशांतर के ऊपर देखी थी? वो देखी थी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पे। 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो भारत का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, उसका है ये पॉइंट 92 डिग्री 30 मिनट। कहाँ पर है ये है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है ये पॉइंट, ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर भी पूछे कौन से द्वीप पर है, तो ये कैथल द्वीप, कथल जो द्वीप है अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहां पर है ये पॉइंट, ठीक है। जो देशांतर पॉइंट है जहां पर भारत ने जो 1 जनवरी 2000 को पूरे सहस्त्र शताब्दी का पहला सूर्योदय देखा था, यानी कि सबसे पहले सूरज निकला था यहाँ पर अंडमान निकोबार के कथल द्वीप पर। लोकेशन क्या है? 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। ये चीज ध्यान रखना आपको। आगे है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? कौन सी एक नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं जाती? देखो गंगा हरिद्वार है, आर की पौड़ी उधर यूपी के अंदर है, यमुना भी यूपी में जाती है, हरियाणा के बाद दिल्ली के बाद यमुना फरीदाबाद होते हुए यूपी में जाती है यमुना नदी भी। उसके बाद है रामगंगा भी गंगा की ही सहायक नदी है यूपी के अंदर। लेकिन झेलम जो नदी है, झेलम नदी ये हिमाचल प्रदेश की साइड है, ऊपर हिमाचल प्रदेश पंजाब ऐसे करते हुए आगे ये पाकिस्तान जाती है। झेलम नदी, रावी, सतलुज, ब्यास, ये जो 6 नदियाँ है ना, वो उनमें से एक झेलम नदी है। 6 नदियाँ कौन सी है जिनका समझौता हो रहा? सिंधु जल समझौता। इन 3 नदियों का 70% भारत यूज करेगा और 30% पानी पाकिस्तान। बची हुई जो 3 नदियाँ हैं उनका 30% भारत यूज करेगा, 70% पाकिस्तान, ठीक है। उसमें रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये 6 नदियाँ हैं। तो झेलम जो नदी है वो उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती। प्रश्न नंबर 7 है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम? जो साबुन के झाग होते हैं तो चमकते हैं, वो कई बार आपने देखा होगा, तो रंगीन से दिखते हैं, वो किस वजह से दिखते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। तो साबुन के अंदर झाग हैं, जो चमकदार झाग दिखते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा ना मिले, सिर्फ डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिले, तब आपको ऑप्शन लगाना है इंटरफेरेंस पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरफेरेंस का, ये ध्यान रखना। इंटरफेरेंस मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 दिया है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो हाफ लाइफ है वो 10 दिन है, तो इससे क्या अभिप्राय है? कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ होती है वो है 10 दिन। इसका क्या मतलब समझोगे? कि सब्सटेंस पूरा 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा? गलत है। पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिन में हो जाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिन में हो जाएगा, पदार्थ का 1/4 का विघटन 5 दिन में हो जाएगा। देखो हाफ लाइफ जो दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है 10 दिन। अब इससे भी आगे हो गए ना भाई, 1/2 होती है हाफ लाइफ। अब इसका 3/4वां हिस्सा जो होगा ना, वो इसके डबल दिन में होगा, यानी कि 3/4 दिन में इसका मतलब 3/4 हिस्सा 20 दिन में इसका होगा, ठीक है।
3/4 दिन में इसका 20 दिन में होगा 3/4 हिस्सा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाफ लाइफ के ऊपर कई बार प्रश्न आता है, गलती मत कर देना भाई हाफ लाइफ 10 दिन है तो फुल लाइफ 20 दिन हो जाएगी, वो गलत है। साइंस का प्रश्न है, जिसने 11वीं 12वीं में साइंस थोड़ी सी पढ़ रखी उसमें है ये, एक बार आप चेक करके देखना, इसका फार्मूला होता है एक अलग से। प्रश्न नंबर 9 दिया है आगे, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोलिसिस से? स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करके उसको ग्लूकोज में बना देता है। इन्वर्टेज, डिहाइड्रोजनेस, एमाइलेज और एनहाइड्रेज। तो वो जो एंजाइम है वो है अमाइलेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एक टाइप के, ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं ये। अमाइलेज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करके। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि निम्न में कौन स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे रोगों में, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो इनमें से खट्टा पदार्थ कौन सा है? आम, आंवला, पपीता या फिर बेर? तो वो है आंवला। विटामिन सी का बेस्ट जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है आंवला, विटामिन सी का। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की वजह से ही। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 दिया कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a film director for 55th and 56th edition of the International Film Festival of India? IFFI के 55 और 56वें संस्करण के लिए किसे हेड बनाया गया था? राजकुमार हिरानी, शेखर कपूर, मणिरत्नम और संजय लीला भंसाली। तो पहले तो ध्यान रखना ये प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गोवा के अंदर, गोवा में हुआ था, और शेखर कपूर को डायरेक्टर बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 12 और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का क्या नाम है? जो नेशनल हैंडलूम्स डे जो बनाया गया था, तो उसमें उस एग्जीबिशन का क्या नाम रखा गया था? हैंडलूम एग्जीबिशन का नॉस्टैल्जिया, हैंडलूम ह्यूज, विरासत या वेव सेलिब्रेशन? तो वो था विरासत। ये नाम याद रखना, पेपर के अंदर एक बार पूछा था, अभी फिलहाल 2 महीने पहले जो पेपर हुआ था उसमें विरासत क्या था? तो विरासत है जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हुआ था तो उसमें हथकरघा प्रदर्शनी का नाम था विरासत। और ये एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ये हुआ था, विरासत नाम था उसका, हथकरघा प्रदर्शनी का। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। और जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था ये हुआ था गोवा के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 13, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है? जो पावर पॉइंट जो एक्सेल की जो स्लाइड होती है ना, एक्सेल की स्लाइड, उनमें कौन सा व्यू होता है? डॉक्यूमेंट व्यू, स्लाइड चेंजर व्यू, प्ले साइड व्यू या साइड सॉर्टर व्यू? कौन सा एक व्यू होता है पावर पॉइंट के अंदर? तो वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर हम बनाते हैं पीपीटी, और पीपीटी कैसे बनती है? स्लाइड्स बनते हैं पीपीटी की हमेशा। तो उसमें कौन सा व्यू होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है पावर पॉइंट के अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 दिया है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शों की डिजाइनिंग में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? भाई जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है? कैड का, ड्राइंग प्रोग्राम, डेस्कटॉप प्रोग्राम या पेंटिंग? देखो पेंटिंग, डेस्कटॉप ये तो बच्चों वाली चीज़ है। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो हम कैड का प्रयोग करते हैं जो भी मॉडर्न टाइम में जो प्रोडक्ट वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, जो भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो वो किसकी सहायता से डिज़ाइन करते हैं? कैड की सहायता से। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका नाम है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कंप्यूटर का प्रश्न हो, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 15 दिया कि कौन वर्ड प्रोसेस में एक वैध संरेखण की अलाइनमेंट का विकल्प नहीं है? वर्ड के अंदर जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर अलाइनमेंट होती है अलग अलग। भाई जो लाइन लिख दी उनके अलाइनमेंट, सेंटर की अलाइनमेंट होती है तो उससे क्या करेंगे? सारी लाइनें ऐसे बीच में आ जाएंगी। लेफ्ट का जो लेफ्ट है उससे सारी लाइन यहाँ इधर इस साइड आ जाएगी। जस्टिफाई करते सारी लाइन एकदम फिक्स हो जाएगी प्रॉपर एक अच्छे से सीक्वेंस में। लेकिन उसमें कॉर्नर का कोई ऑप्शन नहीं होता।
कॉर्नर का मतलब ऐसे भी साइड लाइन कॉर्नर में लगा दो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। वर्ड के अंदर जो जस्टिफिकेशन होता है, मतलब जो अलाइनमेंट होती है लाइंस की, उसमें कॉर्नर का ऑप्शन नहीं होता। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो कम आयु में ही पढ़ने लिखने व समझने और प्रारंभिक ग्रेड की गणित पर केंद्रित हो। इसे स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया था। एक प्रोग्राम हुआ था और उसका काम क्या था, ये जो प्रोग्राम था ये फोकस करता था रीडिंग, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन और अर्ली ग्रेड्स मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों पर ये फोकस करता था। तो क्या नाम था इस प्रोग्राम का जिसे स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया था? तो ये प्रोग्राम था पढ़े भारत बढ़े भारत। ये नाम याद रख लेना, पढ़े भारत और बढ़े भारत। ठीक है, पढ़े भारत और बढ़े भारत ये प्रोग्राम था जो स्मृति ईरानी ने करा था शुरू। इसका टारगेट था बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, छोटी उम्र से ही पढ़ने लिखने की स्किल को डेवलप करना उनके अंदर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 दिया है, सतत विकास शब्द अस्तित्व में कब आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है वो कब आया था? 87, 92, 78 और 80। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये आया था 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। ठीक है, किस रिपोर्ट के तहत आता है ये आता है ब्रूंडलैंड रिपोर्ट। ब्रूंडलैंड रिपोर्ट के बेसिस पर ये दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रूंडलैंड रिपोर्ट इससे संबंधित है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रूंडलैंड रिपोर्ट, ये ध्यान रखना नाम, ब्रूंडलैंड रिपोर्ट है ये, उसके आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आया था 1987 के अंदर। प्रश्न नंबर 18 है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक से निकलती है? देखो, अमरकंटक से अगर नाम याद आए तो सदा एक ही नाम याद है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। इतना ही पढ़ रखा है, तो नर्मदा आंसर मत लगा देना, ये गलत है। इसमें पूछा गंगा की सहायक नदी, नर्मदा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। अमरकंटक से नर्मदा के अलावा एक नदी और निकलती है और उसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, और गंगा में मिलती है कहाँ पर? पटना के पास में, पटना के पास जाकर ये गंगा के अंदर मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, एक त्रिवेणी जो प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ मेला लगता था प्रयागराज, वहाँ पे क्या है? त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम पर क्या है? गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, तीनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। सरस्वती फिलहाल लुप्त हो चुकी है, इसलिए गंगा और यमुना नदियाँ मिलती है त्रिवेणी संगम प्रयागराज के अंदर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है ये, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से अब हमारी शुरू होती है हरियाणा जीके। अब हम 22 प्रश्न देखेंगे हरियाणा जीके के। तो प्रश्न नंबर 19 जो हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है, इसमें दिया है कि पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया कब हुआ था? यानी कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ, हरियाणा कब बना, सारी बातें एक है, ये हुई थी 1966, 1 नवंबर 1966 को। पहले सीएम कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। पहले गवर्नर कौन बने थे? वीरेंद्र, ठीक है, वीरेंद्र सिंह, ये पहले गवर्नर बने थे। सीएम थे भगवत दयाल शर्मा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कोई और डाटा हो आपको खुद से चेक कर लेना। अगला है प्रश्न नंबर 20, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? राव कर्ण सिंह, फूले सिंह, राव तुलाराय में हेमचंद्र। तो था हेमू और हेमचंद्र। हेमू और हेमचंद्र ये अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे। अब आपने इतना पढ़ लिया, तो अब ये बता दो अकबर का और हेमू का कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 दिया कि हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं दरी बनाने का केंद्र? वो है पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 है, राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितने हैं? 5, लोकसभा में 10, विधानसभा में 90 और विधान परिषद में पूछे तो कितने आएंगे?
विधान परिषद में हरियाणा के कितने सदस्य हैं? तो विधान परिषद हरियाणा में नहीं है, कोई भी इसमें संख्या नहीं है, 0। विधान परिषद हरियाणा में एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो राज्यसभा पूछा, राज्यसभा के कितने हैं? 5 प्रतिनिधित्व है। अच्छा, नाम पूछ ले तो एक तो है किरण चौधरी, एक है सुभाष बराड़ा, एक है रेखा शर्मा और एक है कार्तिकेय शर्मा और एक है रामचंद्र जांगीड़। ये हैं 5, किरण चौधरी, सुभाष बराड़ा, रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा और रामचंद्र जांगीड़। 5 ये राज्यसभा सांसद है, हरियाणा से 5 सीटें हैं। ये 4 तो बीजेपी के हैं और जो कार्तिकेय है वो इंडिपेंडेंट है, कार्तिकेय शर्मा जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये 5 है हरियाणा की राज्यसभा की सीटें हैं। हरियाणा की लोकसभा की है 10 और विधानसभा की है 90 सीटें। प्रश्न नंबर 23 है कि हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? छड़ी नृत्य तो आपने सुना होगा गुग्गा, जाट्टी, छड़ी। तो गुग्गा जाट्टी की छड़ी यानी कि छड़ी नृत्य होता है गुग्गा के ऊपर। एक बार पेपर में आया था जाट्टी जो उत्सव वो किससे संबंधित है? तो यह गुग्गा से, गुग्गा नवमी से। तो जो इसमें पूछा है छड़ी जो है वो किससे है? गुग्गा नवमी से। छड़ी नृत्य किससे है? गुग्गा नवमी से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 24 है कि लोकप्रिय साप्ताहिक पत्र है ज्ञान दे, इसका प्रकाशन आरंभ कहाँ से हुआ था? लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका है ज्ञान दे, इसका आरंभ कब हुआ था? कब से हुआ, कहाँ से हुआ था? हिसार, अम्बाड़ा, रेवाड़िया, गुड़गांव। तो इसका आरंभ हुआ था हिसार से। ज्ञान दे साप्ताहिक पत्रिका थी, 1949 में शुरू हुई थी और 1970 में यह बंद भी हो गई थी। 1949 में शुरू हुई थी, 1970 में बंद हो गई थी और ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित होती थी, 1949 से शुरू हुई थी, 1970 में बंद भी हो गई थी। ज्ञान दे पुस्तक का नाम है। आगे है प्रश्न नंबर 25, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? वोमेन सेफ्टी के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है 1091। डायल 112 तो एक अलग चीज़ है, वोमेन के लिए अलग से है 1091 हेल्पलाइन नंबर। अच्छा, इलेक्शन वालों ने भी एक नंबर जारी करे थे, वो थे 1950। इलेक्शन कमीशन ने जारी करे थे टोल फ्री नंबर, 1950 थे वो। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर। प्रश्न नंबर 26 है कि हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था किस जिले में स्थापित की जाएगी? फर्स्ट आर्म फोर्सेस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पर होगा? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या फिर हिसार? तो ये होगा सोनीपत, और सोनीपत के किस गांव में? खांडा गांव में। सोनीपत के खांडा गांव में हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था तैयार की जाएगी। आर्म फोर्सेस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट, जहां पर तैयार किए जाएंगे बच्चे सीडीएस वगैरह के लिए, एनडीए वगैरह के लिए इनकी तैयारी करवाई जाएगी बच्चों को। आगे है प्रश्न नंबर 27, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में क्या नहीं है? 4 में से 3 चीज़ है, ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो फरीदाबाद से संबंधित नहीं है? HMT, ट्रैक्टर, रबर टायर और रेफ्रिजरेटर। देखो, रबर टायर, रेफ्रिजरेटर और ट्रैक्टर, इनके लिए तो फरीदाबाद फेमस है, इन 3 चीज़ों के लिए। लेकिन HMT की जो घड़ी बनती थी, जो HMT जो फैक्ट्री है, ये कहाँ पर है? ये है पिंजौर के अंदर। पिंजौर काल का जो पंचकुला में है वहाँ पर है ये HMT का। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो फरीदाबाद से संबंधित नहीं है, HMT। प्रश्न नंबर 28 दिया कि महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है, तो बहुधान्य का क्या अर्थ है? महाभारत काल में हरियाणा क्या कहा गया? बहुधान्य कहा गया है। इसका मतलब क्या है? देवों की भूमि, अनाजों की भूमि, कृषि की भूमि नहीं। बहुधान्य का मतलब अत्यधिक समृद्ध भूमि, जहाँ पर विविध प्रकार की फसलें होती हैं। ठीक है, अत्यंत समृद्ध भूमि, उपजाऊ भूमि जो है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 दिया है, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? जैसे सेंटर में NCERT, तो ऐसे स्टेट में होता है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1979, 79 के अंदर। ठीक है, अप्रैल 79 के अंदर SCERT की स्थापना हुई थी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है?
तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है इसके अंदर, क्योंकि वर्तमान में है वो है सील नागू। जस्टिस सील नागू वर्तमान में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगर ये पूछ ले कौन से नंबर के बने हैं, तो ये बने 36वें नंबर के। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 36वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं सील नागू। ठीक है। अब अगर प्रश्न ये पूछ ले कि हरियाणा के पहले कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे रामलाल। रामलाल कब की बात है, ये बात है 1947 की। लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना अलग से, उस समय चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे मेहर सिंह। मेहर सिंह हरियाणा बनने के बाद जो हरियाणा का पहले, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने थे, वो थे जस्टिस मेहर सिंह 1966 के अंदर। और 1947 में कौन थे, रामलाल। जब भारत आज़ाद हुआ तब इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस रामलाल। और जब हरियाणा बना 1966 को, तब बने थे मेहर सिंह। और वर्तमान में है जस्टिस सीएल नागू 36वें नंबर के। ये छोटी छोटी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न नंबर 31 है कि 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित है। हरियाणा की सबसे फेमस फिल्म कौन सी थी, धनपराय, लंबरदार, चंद्रावल या लाडो, तो वो है चंद्रावल। चंद्रावल फिल्म कब की बात है, 1984 की। 1984 की। हीरो कौन था इसमें, तो वो था जगत जाखड़। जगत जाखड़। डायरेक्टर की बात करें, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे जयंत प्रभाकर। जयंत प्रभाकर ये इसके डायरेक्टर थे। ठीक है, डायरेक्टर थे जयंत प्रभाकर, हीरो थे जगत जाखड़। 1984 की फिल्म है, फिल्म का नाम है चंद्रावल। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसके बारे में भी ध्यान में रखनी है। अगला है प्रश्न नंबर 32। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले क्या किया। स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी आए थे, कब आए थे, 1869 के अंदर, 1869 के अंदर ये रेवाड़ी आए थे। सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, गौशाला बनाई थी। हरियाणा में सबसे पहले गौशाला कहाँ बनी थी, रेवाड़ी के अंदर बनी थी। किन्होंने बनाई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाई थी 1869 के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 32 का, प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 दिया कि नू किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नू, तो नू आता है मेवात के अंदर, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, नू आता है मेवात के अंदर। प्रश्न नंबर 34 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच क्या एक कड़ी है। हिमालय और हरियाणा के मैदान यानी कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को आपस में क्या जोड़ता है, तो वो जोड़ता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं भी शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं दे रखा। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ और टीपरा की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है, तो उनकी जगह कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स, क्योंकि वो भी एक शिवालिक की पहाड़ी का ही हिस्सा है, मोरनी हिल्स भी। ठीक है, मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी बोलते इसको क्रो। मोरनी की पहाड़ियाँ जो हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की एक कड़ी है। प्रश्न नंबर 35 है कि परिणीति चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था। तो परिणीति चोपड़ा का जन्म हुआ था अम्बाड़ा के अंदर, और जूही चावला भी अम्बाड़ा से, ये ध्यान रखना। और जो सोनू निगम है वो है फरीदाबाद से, सुषमा स्वराज वो अम्बाड़ा सिटी से। ये ध्यान रखनी छोटी छोटी बातें, इनके बारे में पूछ लेता कई बार, अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में। तो परिणीति चोपड़ा है अम्बाड़ा से। प्रश्न नंबर 36 है कि कौन सी जलवायु गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है। गुड़गांव और हिसार की, वाइंड एरोजन, रेन वाटर लॉगिंग और सैनिटरी, यानी गुड़गांव और हिसार की मिट्टी में क्या चीज़ होती है, तो इनको कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, वो हवा का कटाव। जो गुड़गांव और हिसार की जो मिट्टी है, धूल भरी आंधी के चलने से इसका मिट्टी का कटाव होता है आंधी से। प्रश्न नंबर 37 है काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ है। काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पर है, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र या होडल। तो काली कमली वाले बाबा का डेरा है कुरुक्षेत्र के अंदर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले आई थी। सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर आई थी, गुड़गांव के अंदर, रैपिड मेट्रो जो गुड़गांव बनी थी वो। ठीक है, रैपिड मेट्रो कौन सी लाइन पर है, येलो लाइन पर है। हरियाणा के अंदर कौन सी ये लाइन आई थी पहले मेट्रो की, येलो लाइन सबसे पहले आई थी, गुड़गांव वाली। ठीक है, हुड्डा सिटी सेंटर से शुरू हुई थी रैपिड मेट्रो गुड़गांव, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। कब की बात है, 2013 के अंदर पहली मेट्रो चली थी।
14 नवंबर 2013 को पहली मेट्रो चली थी हरियाणा में, रैपिड मेट्रो गुड़गांव। कब की बात है? 2013 की बात है। गुड़गांव ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 39 है कि 1863 में सिरसा के जो डिप्टी कमिश्नर था J.H. ओलिवर, इसने कौन सा शहर बसाया था? J.H. ओलिवर जो सिरसा का गवर्नर था 1863 में, इसने कौन सा शहर बसाया था? एलनपुर, एलनाबाद, एलनगंज या एलमगढ़? देखो वैसे तो इसने जो शहर बसाया था ना J.H. ओलिवर ने, वो शहर था डबवाड़ी। डबवाड़ी शहर इसने बसाया था। और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा दूसरा? एलनाबाद। एलनाबाद भी बसाया था इसने J.H. ओलिवर ने। प्रॉपर आंसर आपको लगाना, प्रॉपर नाम आएगा तो डबवाड़ी, अगर डबवाड़ी नाम में नहीं है तो एलनाबाद, क्योंकि सिरसा के अंदर एक यही जगह है। ठीक है, 1863 की बात है। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने भटियाना जिला बनाकर सिरसा को अपना मुख्यालय बनाया था? अंग्रेजों ने एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया था भटियाना, उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके बाद सिरसा को अपना हेड ऑफिस बना लिया, हेड क्वार्टर। सिरसा अंग्रेजों का हेड क्वार्टर कब बना? 1840, 1845, 1837 या 1834? तो ये बना था 1837 के अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। 40 प्रश्न हो गए और यहाँ पर आकर हमारी हरियाणा जीके भी पूरी हो गई। जीके कंप्यूटर हरियाणा जीके पूरी। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 41 से लेकर 15 प्रश्न आगे कंटिन्यू इंग्लिश के, उसके बाद 15 ही आएंगे हिंदी के, 15 ही आएंगे मैथमेटिक्स के और 15 ही आएंगे रीजनिंग के। पेपर का पैटर्न भी सेम ही आएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, अलग अलग पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वर्ड दिया है नॉट क्वाइट कोइंसाइडिंग विद ए सेंट्रल पोजीशन। नॉट क्वाइट कोइंसाइडिंग विद ए सेंट्रल पोजीशन, ऑफ ब्रेक, ऑफ चांस, ऑफ बीट या ऑफ सेंटर। तो जो सेंटर से ही दूर हो, सेंटर के ऊपर ना करे कोइंसाइड, वो होता है ऑफ सेंटर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है ईडीएम के साथ। ईडीएम आपको बताना है माई ओल्ड फोन फाइनली स्टॉप्ड वर्किंग। तो उनमें से किस ईडीएम का यह मतलब है कि स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना? किस मुहावरे का अर्थ है ये? ब्रोक ए लैप, कम अप स्विमिंग, गिव अप द घोस्ट और हिट द हे। तो ये होता है गिव अप द घोस्ट, उम्मीद छोड़ देना, खत्म हो जाना, काम करना रोक देना। ठीक है, तो ये गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें आपको ईडीएम फिलअप करना है ब्लैंक, इस खालिस्तान के अंदर क्या ईडीएम आएगा? द फाइनल राउंड कंटेस्टेंट्स एट द मिस थाईलैंड पीजेंट विल बी टेस्टेड फॉर ब्रेन बिकॉज। जो मिस थाईलैंड की जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें जो फाइनल राउंड होगा उसमें उनका दिमाग चेक किया जाएगा, जितने भी प्रतिभागी हैं उनका। क्यों? दे ब्रिंग द बुक गलत है, ऑफ देयर पॉलिश्ड परफॉर्मेंस ये भी गलत है, दे हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही जगह वार करना, ये भी गलत है। इसका मतलब आएगा ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप मतलब है कि जो वर्ल्ड के लिए, जो मिस थाईलैंड के लिए जो भी खड़े हैं प्रतिभागी, उनका दिमाग भी चेक करा जाए, क्योंकि स्किन तो उन्होंने देख ली, सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी है, लेकिन ब्यूटी इज द ओनली स्किन डीप, यानी जो सुंदरता है केवल बाहरी दिखावा है, ये इस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 44 है, इसमें भी आपको ईडीएम और फ्रेज के सहायता से फिल इन द ब्लैंक करना है। द thief ब्लैंक व्हेन ही थॉट ही हैड समथिंग कमिंग। चोर क्या करा जब उसने सुना कोई आ रहा है? जैसे चोर को लगा कोई आ रहा, चोर क्या करा? भाग गया। भागना मतलब अपसेट द एप्पल कार्ट नहीं, बिहाइंड वंस बैक छुपना ये भी गलत है। टुक टू हिज हील्स और हैड ए टाइट स्पॉट, तो वो होता है टुक टू हिज हील्स, मतलब एकदम से खींच के भाग लेना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45, करेक्टली स्पेलिंग वर्ड बताना है। 4 में से 3 की स्पेलिंग गलत है, एक सही है, वो बताना कौन सा सही है। एक्विटेंस, एक्विशाइट, रिक्वायरमेंट, उसको देखो रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग तो आपको सीधे ही दिख रही है। ठीक है, रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग तो आपको पहले ही गलत दिखाई दे रही, RECUIRE, ये नहीं आएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट। इसके बाद है एक्वेंटेंस।
एक्वाइंटेंस का मतलब क्या होता है? परिचित। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही दे रखी है, एक्वाइंटेंस। अगला है एक्सक्वाइसाइट, इसकी स्पेलिंग क्या आएगी? EXQUISITE, SITE आएगा। एक्विसाइट, एक्विसाइट का मतलब क्या होता है? सुंदर। यह है गिलहरी। स्क्वायर, स्क्वायर की क्या स्पेलिंग है? SQUIRREL। स्क्वायर मतलब होता है गिलहरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में 4 में से 3 स्पेलिंग सही है, एक स्पेलिंग गलत है, तो आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी है? एम्बिशियस, सीरियस, गोजोर्जियस और क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। ठीक है, जॉर्जियस मतलब वो दिखता अलग से, सीरियस मतलब एकदम सीरियस रहना। एम्बिशियस की स्पेलिंग में गलती है हल्की सी, यहाँ पर ई की जगह क्या आएगा? आई आएगा। AMBITIOUS, एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी होता है। तो ऑप्शन ए की जो स्पेलिंग है वो गलत इसमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 है और इसमें आपको सिनोनियम बताना है और वर्ड दिया है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है आंसू विश्वासी, जो जल्दी से विश्वास कर ले। इसका सिनोनियम क्या होगा? अनबिलीवेबल, जो विश्वास ना करे। ऑर्डिनरी, साधारण। अनस्पेक्टेकुलर या अनस्पेक्ट कर। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना कर सके, विश्वास ना करे जिस पर, वो होता है इनक्रेडिबल। क्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास कर सके, इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ना करे, उसको बोलते हैं अनबिलीवेबल। बिलीवेबल मतलब किसी पर विश्वास करना, अनबिलीवेबल किसी पर विश्वास ना करना। क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक करना है। मोर लेबर्स ब्लैंक एज लेबरर इन फैक्ट्री वेयर देयर वेजेस वर फिक्स्ड। मोस्ट वर्कर्स, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे आएगा वर एम्प्लॉयड, पास्ट की बात हुई है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर थे वो उनको एम्प्लॉय किया गया था एज ए लेबर की फॉर्म में फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर उनके जो वेजेज जो उनके वेतन थे वो फिक्स थे। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, वर एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक बताना है। मिनरल्स आर ब्लैंक अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सेंट्रल फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल कौन से अकरिंग पदार्थ है जिनकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है? तो कैसे अकरिंग पदार्थ है? नेचुरली, प्राकृतिक, प्राकृतिक पैदा होने वाले पदार्थ है मिनरल्स। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर इसके अंदर बताना है, सेंटेंस के अंदर किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस दिया है, शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट्स ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। देखो, शिप्स आर मेड ऑफ वाटर, ये बिल्कुल सही है ना। मेड ऑफ आयरन, जो जहाज है पानी की वो आयरन से बनी है। एंड ए पार्ट्स ऑफ नहीं होगा, ए पार्ट्स ऑफ जो है वो नहीं होगा, वो आएगा ए पार्ट ऑफ। पार्ट्स की जगह क्या आएगा? पार्ट आएगा, एक हिस्सा उनका पानी के अंदर रहता है। ए पार्ट ऑफ देम, इसमें एरर दिया गया है। 51 है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है, किस पोर्शन में ग्रामेटिकल एरर है। When food gets spoiled, it produces a foul smell। जैसे भोजन खराब होता है एक बेकार सी गंदी सी स्मेल देता है। एरर देखो यहाँ पर बोलते देखो, गेट स्पॉइल नहीं आएगा। देखो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पॉइल की जगह क्या आएगा? स्पॉइल्ड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। स्पॉइल की जगह क्या आएगा? स्पॉइल्ड आएगा। 52 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का और ये है विगेरियस एक्सरसाइज। यहाँ से इन विगेरियस एक्सरसाइज द डिमांड फॉर बॉडीली एनर्जी इज वेरी हाई। देखो, विगेरियस एक्सरसाइज का मतलब होता है मेहनती एक्सरसाइज होती है जिस पर जोर पड़ता है, वो वाली एक्सरसाइज। तो इन नहीं आएगा भाई, बॉडी को एनर्जी की सबसे ज़्यादा जरूरत है कब? जब हम वो एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि वो एक्सरसाइज करने के ड्यूरेशन की बात हो रही है, ड्यूरिंग विगेरियस एक्सरसाइज। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, इन नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? ड्यूरिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है और इसमें भी आपको इंप्रूवमेंट होता है सर्वाइव इन का। ये सेंटेंस दिया है, एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ फॉर सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। फॉर नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू सर्वाइव इन, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। 54 का क्लोज टेस्ट है और इसमें फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 में पूछा है, क्या आएगा? इसमें आएगा माइग्रेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 55 है और इसमें भी फिल इन द ब्लैंक है और ये पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक नंबर 3 के अंदर। और 3 के अंदर जो आएगा वो आएगा 3 के अंदर जो आएगा वो आएगा टाइम, दिस एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ये हमारे 55% हो चुके हैं। इंग्लिश हमारी पूरी। प्रश्न नंबर 56 से अब हम शुरू करेंगे। यहाँ से अब हमारे हिंदी के 15% शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 56 हिंदी का पहला प्रश्न है, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और उष्म वर्ण, अंतस्थ भी 4 होते हैं और उष्म वर्ण भी 4 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ स्वर कौन से होते हैं? य, रे, ले और व, ये होते हैं अंतस्थ स्वर। उष्म स्वर कौन से होते हैं? श, से, श और है। 4 उष्म स्वर है और 4 ये अंतस्थ स्वर हैं। टोटल कितने हो गए? अंतस्थ प्लस उष्म दोनों मिलाकर 8 हो गए। 4 अंतस्थ और 4 उष्म स्वर। उष्म स्वर कौन से? श है और अंतस्थ है य, रे, ल, व। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 57 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। उच्च श्रृंखल, ये होता ऑप्शन डी वाला। उच्च श्रृंखल का मतलब क्या होता है? उच्च श्रृंखल का मतलब होता है निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का कोई अधिकार ना हो, फ्री छोड़ दिया हो। निरंकुश उच्च श्रृंखल का मतलब होता है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है कि नीचे दिए गए वाक्य में खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा भरो। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा भरनी है। उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान वो मिला है। उसका जो सारा सौंदर्य वो कहाँ पर है? उसकी आंखों में, उसकी हंसी में, उसके बालों में, उसके मुखमंडल में। तो उसके मुखमंडल में भी नहीं आएगा, मुखमंडल तो अलग ही चीज़ होगी। उसकी आंखों में भी नहीं आएगा, ये आएगा उसकी हंसी के अंदर। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, जैसे वो हंसती है काफ़ी सुंदर लगती है। प्रश्न नंबर 59 दिया है, एक अप्रमाण प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो पहले तो बात वो प्रश्न पूछेगा। और अप्राणीवाचक तो वो कौन सा है? किसका मतलब ये होना है किस, कौन है, किसका है, कौन है, कोई है क्या। लेकिन क्या जो शब्द है, क्या में कोई प्राणीवाचक निश्चित नहीं है, तो यह है अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा क्या। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? विशेषण बताना है। अजय, अकर्म, अजित और अनुशंसा। विशेषण है इसमें अजित। ऑप्शन बी उत्तर इसका हो जाएगा। विशेषण शब्द कौन सा है इसमें? अजित है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 61 दिया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बताओ। परिमाण, परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। वह बहुत थक गया है। क्या हो गया? थक गया है। वह अभी अभी गया है। वह अंदर बैठा है। वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसमें जो परिमाणवाचक है वो है ए ऑप्शन। वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। लगन, आहट, मीमांसा और माधुर्य। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है माधुर्य। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द क्या आएगा? माधुर्य। प्रश्न नंबर 63 है कि माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार दीजिए। देखो उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट। तो इसमें कर्ता क्या है? माँ का लड़का। माँ का लड़का, तो माँ का लड़का क्या है? विशेषण है? नहीं भाई, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक या वाक्यांश। माँ का लड़का संबंध बता रहा है। कौन सा कारक है? का, के, की, रा, रे, री। तो कौन सा कारक आ जाता है इसमें? का के अंदर का, और ये कौन सा है? संबंध कारक। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। संबंध कारक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 64 है, कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। उल्लास, निश्वास, उच्छ्वास या फिर उजास। तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तो तद्भव शब्द जो होगा इसमें वो होगा उजास। आनन, ओप, उजास। आपने एक दोहा पढ़ा था ना, आनन, ओप, उजास। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। उजास जो शब्द है वो तद्भव शब्द दिया है। प्रश्न नंबर 65 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कीर्ण। उत्कीर्ण जो शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ लगता है? हमेशा शब्द के शुरू में लगता है।
तो इसमें क्या आएगा, उत आएगा या उद आएगा या उप आएगा। तो इसमें जो आएगा वो आएगा उत। देखो इसमें क्या दे रखा है, उत्कीर्ण, उ आधा तय किरण, उत्कीर्ण। तो इसमें क्या आएगा, उत। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 65 का, उत। प्रश्न नंबर 66 है, अधिकृत शब्द का विलोम बताओ। अधिकृत, देखो ये क्या है, अधिकृत, तो इसका विलोम होगा अनअधिकृत। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, वो अनाधिकृत है, ये है अनधिकृत। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा अनधिकृत। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 67 और इसमें है कि कंधा शब्द का समानार्थी बताओ। कंधा शब्द का समानार्थी, अंश तो मतलब होगा हिस्सा, अश्रु मतलब होगा आंसू, अंशु का मतलब क्या होगा, किरण। तो कंधा का क्या अर्थ होगा, अंश, ये अंश, ये होगा कंधा का समानार्थी। ऑप्शन डी उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 68, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से दूसरे शब्दों से भिन्न है। 4 में से 3 शब्दों का अर्थ सेम है, चौथे का अलग है। कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अलग है। सिंह, हरि और शिव ये सारे एक ही हैं, लेकिन मनुष्य जो शब्द है ये मनु से बना है, ये अलग है। सिंह, हरि और शिव सारे एक है, लेकिन मनुष्य इसमें सबसे अलग दिया है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 68 का। प्रश्न नंबर 69 का अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। प्रश्न नंबर 69 के अंदर उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया। वह प्राय मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये गलत है। इसमें आएगा प्रतिनिधि आम सभा में उपस्थित थे, प्रतिनिधि आम सभा में उपस्थित थे। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 70, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो पहले ही जन्म ले चुका हो, जिसका पहले जन्म हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं। अग्रज, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या श्रेष्ठ। देखो जिसका पहले जन्म, यानी कि आप और आपसे पहले किसका जन्म हो गया, आपके भाई का, तो वो क्या हो गया, आपसे बड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं, आपसे बड़े को अग्रज, छोटे को क्या बोलते हैं, अनुज, बड़े को क्या बोलते हैं, अग्रज। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो अपने से पहले, तो होगा अग्रज, बड़ा भाई जो बोलते हैं, अग्रज बंधु। ठीक है, ये हमारे 70% पूरे, हिंदी भी पूरी हो गई, 70% पूरे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। यूट्यूब पर क्लास देख रहे हो तो नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सवाल नंबर 71, यहाँ से हमारा गणित शुरू होता है। अब 15 सवाल करेंगे गणित के और लास्ट के 15 करेंगे रीजनिंग के। सवाल नंबर 71 जो गणित का पहला सवाल दिया है, इसमें कहा है कि 2 की पावर 9 गुणा में 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 6 कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। यानी जो इसके मल्टीपल, जो इसके फैक्टर हैं वो कितने ऐसे हैं जो ओड नंबर हैं, ये आपको बताना है, उनका जोड़ बताना है, टोटल कितने फैक्टर हैं। देखो एक चीज़ हम करते हैं, अगर इसके हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं भी कितने गुणनखंड, तो इसके जो पावर है ना, एक एक जोड़ देते हैं पावर के अंदर और इनकी सारों की गुणा कर देते हैं आपस में। ठीक है, अगर ऊपर पावर 5 है तो 6 हो जाएगा, 9 है तो 10 हो जाएगा, 4 है ऊपर पावर तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा और इनके आपस में गुणा हो जाती है। लेकिन हमें पूछा है सिर्फ विषम नंबर पूछा है, तो 2 वाले जो फैक्टर है ना वो हटा दो, क्योंकि 2 से अगर कोई संख्या गुणा करे तो सम संख्या बनेगी, बनेगी ना। विषम संख्या के फैक्टर कौन से हैं, 3 भी विषम है, 5 भी और 7 भी। तो 5 भी देखो, 3 की पावर कितनी है 5, तो कितने फैक्टर बनेंगे 6, गुणा में 5 की पावर 4 है तो कितने बनेंगे 4 में 1 जोड़ दो 5, गुणा में इसकी पावर 6 है तो 1 जोड़ दो कितना बनेगा 7, 6 5 30, 30 7 है 3 7 है 21, कितना बन गया 210। तो इसके 210 ऐसे फैक्टर हैं जो विषम नंबर हैं। जो संख्या दे रखी है पूरी की पूरी, इसके 210 फैक्टर ऐसे हैं जो विषम हैं। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 72 दिया है, एक संख्या दे रखी, इसमें इकाई का अंक बताओ। 1 2 3 4 की पावर 102, 1 2 3 4 की पावर 103। ऐसे सवाल में क्या करना है, जो पावर दे रखी है उसको 4 से भाग दे दो, पहले तो 4 से भाग दे दो। 102 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 2, यानी कि 1 2 3 4, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, प्लस इसकी पावर 3 है तो 1 2 3 4 इसको भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3, वो इसकी पावर हो जाएगी। अगर शेष 0 बचे तो पावर 4 लेनी है, ये ध्यान रखना। अब देखो 4 की पावर 2 है, 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा इकाई का अंक 6 आएगा, क्योंकि हमसे इकाई का अंक ही पूछा है।
4 की पावर 3 है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना आएगा इकाई अंक 4। ये 16 आएगा और ये 64 आएगा। जब इकाई अंक जोड़ेंगे 6 और 4 10 तो कितना बनेगा इकाई अंक 0। भाई इसका इकाई अंक 6 आएगा, इसका इकाई अंक आएगा 4, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगी, सारी संख्या का 0 इसका इकाई का अंक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 72 का। सवाल नंबर 73 दिया कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में घटाने पर शेष 3/4 हमें मिलता है। कौन सी वो भिन्न है जिसको 1/2 में से अगर हम घटाएं तो 3/4 हमें मिलेगा। मान ला 1/2 में से हमने x घटा दिया, हमें कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा। x इधर आएगा, 3/4 इधर आ जाएगा, यानी कि 1/2 माइनस 3/4। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4 एलसीएम। ठीक है, 4 एकम 4 और ये कितना आएगा भाई, एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 4, तो इधर ऊपर तो आ जाएगा 2 माइनस 3, कितना आएगा -1/4, कितना आएगा माइनस का 1/4, और माइनस का 1/4 जो दिया है इसमें ऑप्शन में बी में दिया है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 73 का, -1/4। अगर ऐसे भी ना करो तो इस वैल्यू जो है इसमें से आप घटा के देख लो, माइनस का 1/4 घटाएंगे तो ये 1/4 बचेगा, माइनस का 1/4 करें तो प्लस का हो जाएगा, तो 3/4 बन जाएगा। या तो ऑप्शन पुट करके देख लो या फिर एक्स मान के कर लो। सवाल नंबर 74 है। देखो ये सवाल देखने में कठिन है। अब यहाँ पे गलती ये मत करने, 82 और 28 ओहो 100 बन गए तो 100 की पावर 2 कर दी, ये करते ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। इनको जोड़ते और इसको घटाते आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। कुछ मत करना, इसमें कोई भी काम नहीं है। ये x मान, ये a मान लो और ये b मान लो, तो ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a गुणा में b। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab हो गया, माइनस का निशान बाहर, ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a गुणा b दे रखा है। ये माइनस का निशान खुलेगा तो अंदर ये माइनस हो जाएंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab था, ये हो जाएगा प्लस 2ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर। ठीक है, 2ab जमा 2ab कितना हो गया, 4ab, 4ab, और नीचे पहले ही ab है गुणा में, ab से ab कट जाएगा, तो कितना उत्तर बचेगा 4। इन संख्याओं का कहीं योग नहीं है, कहीं इन संख्याओं का प्रयोग नहीं करना, सारा ab आपस में कट जाएगा, लास्ट में जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, ऊपर 4 बचेगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 74 का। सवाल नंबर 75 दिया कि 512 के कितने गुणांक पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं। 512 के देखो स्क्वायर निकालेंगे, 512 के टुकड़े कर लो, क्या क्या होते हैं, 512 का फैक्टर 1, इसके अलावा 2, फिर 4 से भी भाग होता है ये, ठीक है, इसके बाद 8 से भी भाग होता है, 16 से भी, 32 से भी, 64 से भी, 128 से भी, 256 से भी, और 512 से भी। ये सारे के सारे फैक्टर है 512 के। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जो ऐसे एलसीएम वाला मेथड है ना, 512 ऐसे, पहले 2 से भाग दे दो भाई, 512 पहले 2 से भाग दे दो, कितना बचेगा 256, फिर 2 से भाग दो 128। अब इनमें देखो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या, परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 16, 64 और 256। ध्यान रखना एक भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमें एक का लेना है। ये कई बच्चे इसको छोड़ देते, एक को और 4 आंसर लगा देते, जो कि गलत है। एक जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके अंदर कितनी संख्या बन गई, 1 2 3 4 5, तो 512 के कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, 5 होते हैं। 512 के मल्टीपल में 5 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 75 का। आगे दिया सवाल नंबर 76। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसके खर्च पे कोई वृद्धि ना हो। देखो सीधा सा सवाल है, सोचना नहीं है। 100 से जगह देखो 100 से मूल्य कितना हो गया, 135 प्याज का रेट हो गया। अब पहले कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च करता था, अब फालतू नहीं करेगा, तो कितना रेट बढ़ गया 35 का, कितने पर 135 पर, गुणा में 100। इतना सा करना है सिर्फ। कितना बढ़ा इसका, 35 रुपये बढ़ाना 35% से, तो 35 बटे 135 गुणा में 100, 35 बटे में 135 गुणा में 100, ये करना है सीधा सीधा।
कितना आ जाएगा, ये आएगा 25.9। 25.9 का मतलब होगा 26%। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 76 का। 35/135 गुणा में 100 करना है सीधा सा। सवाल नंबर 73 दिया है, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? कहने का मतलब है कि अगर एक दवाई चेक करें तो उसमें 0.05 को 100 में से 5 दवाई को खराब निकाल देता है, ये मान के चलिए। सॉरी, 100 दवाइयों में से 0.05 को। उसने कहा कि उसको टोटल 4 दवाई खराब निकालें तो कितनी दवाई उसको चेक करनी पड़ेगी, ये पूछा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 0.05 को खराब निकाल देता है। ठीक है, टोटल दवाई बनानी 4/100। देखो ऐसे करना है, 0.05% किसका, x का, बटे में 100 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर करना है। भाई टोटल हमने x दवाई चेक करनी पड़ेगी, x ड्रग्स चेक करनी पड़ेगी, और हर ड्रग में कितना निकलता है, 0.05%। बराबर किसके दे रखा है, ये 4 के बराबर दे रखा है। अब 0.05 का अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 इसका भी नाम का आएगा। नीचे हो गया 10,000, ये 5 से काट दो 20, इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 के पीछे 3 जीरो, क्या आ जाएगा 8,000। कैसे करा है, मान लिया हमने टोटल दवाओं की जांच कितनी करनी है, x दवाओं की जांच करी और एक दवाई के अंदर कितना निकलता है, 0.05 और प्रतिशत के लिए नीचे आ जाएगा 100, तो ये किसके बराबर आएगा, 4 के। यानी कि x दवाओं का 0.05% किसके बराबर है, 4 के। हमें वो x का ही मान निकालना है, हमें x ड्रग्स चेक करनी है। x का मान आ जाएगा 8,000। नीचे 200 क्यों आएंगे, एक तो आएगा 0.05 का और एक आएगा प्रतिशत का 100। ठीक है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 8,000। सवाल नंबर 78 दिया है, एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 105 नहीं 10.5 है, 10.5% का लाभ होता है। एक वीक में उसकी सेल 442 रुपये थी, तो उसका लाभ बताओ कितना हुआ। देखो पहले 100 रुपये की चीज़ थी, उसको 10.5 का लाभ हो गया, यानी कि कितना हो गया, 110.5 रुपये। इतने में बेची उसने। 100 रुपये की चीज़ थी, 110.5 रुपये में बेची इसने। लेकिन उसने कहा भाई 110.5 में नहीं बेची, उसने बेची है टोटल कितने रुपए की, 442 रुपये की बेची है। तो इसका कितना गुना दे रखी है, 4 गुना। भाई 11 चौक 44 और 5 चौक 20, समझ गए। तो ये इसका कितना गुना दे रखी, 4 गुना दे रखी है। उसने 4 गुना बेची है। ये कह रहा है 100 रुपये पे 10.5% लाभ होता था, 110.5 की बेची थी उसने चीज़। लेकिन ये कह रहा है कि उसने पूरे हफ्ते में 442 का सामान बेचा, लाभ वही है सारा का सारा 10.5%। मतलब कितना गुना सामान बेचा, 4 गुना। तो मतलब इसने कितने रुपए के सामान था वो, 400 रुपये का। क्रय मूल्य भी तो 4 गुना था, 400 का सामान उसने 442 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 42 रुपये का। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 79 किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात करें। देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फार्मूला सीधा सा है, रेट का स्क्वायर बटे में 100 बराबर 8। रेट का स्क्वायर बटे में 100, ये इसमें से करना है सिंपल सा। क्यों करना है, देखो इसमें वही फार्मूला लगता है, x + y + xy/100। साधारण ब्याज 4% से 4 है दोनों का। ठीक है, हर साल की दर है 4%। तो इनका अंतर निकालने के लिए कितना होगा, देखो ऐसे मान लो, ये छोड़ो, 100 रुपये मूलधन मान लिया। अब इस पर 4% की दर से इसका कितना आएगा, पहले साल का 4 रुपये। 1000 मान लो, 1 जीरो और कटेगी, तो इसका 40 रुपये आएगा, और 1000 का इसका भी 40 निकालेंगे और इसका भी 4% करेंगे तो 1.6। भाई हम ट्री वाले मेथड से निकालते, पहले इसका 4% निकलेगा, पहले साल 40 रुपये मिलेगा, अगले साल निकालेंगे तो इसका 40 और इसका भी 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.6। तो ये तो होता है साधारण ब्याज, और टोटल पूरा हो गया चक्रवर्ती ब्याज, और ये नीचे वाला बच गया, ये होता है अंतर। ठीक है, ऊपर वाला तो हो गया ये साधारण ब्याज दोनों का जोड़ के, और ये सारा जोड़ेंगे ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। तो जो 1.6 बच गया, ये क्या हो गया, इन दोनों का अंतर।
ठीक है, 1.6 की वैल्यू दे दी 8, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 8 बटे में 1.6 गुना में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगी, 1000 बन जाएगा। 8 दूनी 16, 100 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 500, ठीक है, और गुना में 100 और आ जाएगा। इसका मतलब कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 5000 उत्तर आएगा इसका, 5000 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, 40 गुना 4 160 बटे 100 करेंगे तो 1.6 ही बनेगा ये। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा 5000, ऑप्शन डी इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ये बार आप फिर से कर लेना, इसी मेथड से करना है। 100 रुपये मूलधन मान के या 1000 रुपये मान ले, 10,000 मान लो, 10,000 में गुणा भाग आसान, इसका पहले 4% की दर से पहले साल, तो इसका कितना आएगा 400 रुपये। दूसरे साल इस पर भी मिलेगा 400, और इसका 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 16 रुपये। तो 16 की वैल्यू दे रखी है 8, तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी, 5000। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 80 दिया है, दो पाइप हैं ए और बी, एक 45 मिनट और एक 36 मिनट में टंकी को भर देता है, तो एक साथ खोलने में टैंक कितने समय में भरेगा। एक है 45 मिनट, दूसरा भरता 36 मिनट में। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 180, 45 चौका 180, 36 पाँच 180, टोटल काम करना है 180। टोटल क्षमता कितनी होगी, 5 और 4 9, 180 बटे 9 करेंगे कितना आएगा 20 घंटे, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 दिया है आगे, एक पंसारी 2.25 रुपये के गेहूं और 2.75 रुपये के गेहूं को मिलाकर प्राप्त मिश्रण को 2.3534 में बेच देता है, अनुपात बताओ। 2.25, 2.75, बीच में लिख दिया 2.534। एलिगेशन लगाना है सीधा सीधा, एलिगेशन आपको दोनों साइड लगाना है। इधर बचेगा 0.216 और इधर घटाओ, इधर बचेगा 0.284। पॉइंट से पॉइंट कट जाए क्योंकि 3 अंक के बाद है। आपका अनुपात आएगा 216 अनुपात 284। काटोगे जब तो ये आएगा 54 और ये आएगा 71। 54 अनुपात 71 किसी से नहीं कट रहा, लेकिन इसने एक पीजी दे दी, लगभग में आपको उत्तर बताओ, लगभग में आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो अब ये देखो ये कितने से कटता है। अब ये देखो कितने से कटता, 18 या 54 और 18 चौक 72। भाई 71 की जगह अगर हम 72 लिख ले तो पूरा कट जाएगा, 54 और 72, 18 या 54, 18 चौक 72। तो क्या अनुपात आएगा लगभग इनका, 3:4, ऑप्शन डी। लास्ट में लगभग दे रखा तो मतलब उत्तर लगभग में ही निकालना है। सवाल नंबर 82 की 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताओ। 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। देखो पहले तो सम निकालना सीखो। n अगर नेचुरल नंबर है उनका सम कितना होगा, n इंटू में n प्लस 1 में 2, ये उनका सम हो गया। अगर एवरेज निकालना तो इसको n से भाग दे दो, n से n कट जाएगा, यानी कि n प्लस 1/2 होगा एवरेज। ठीक है, n प्लस 1/2 एवरेज होता है n नेचुरल नंबर का। तो इसने 50 संख्याओं का पूछा, तो 50 जमा 1 बटे में 2 यानी कि 51 बटे 2 यानी कि 25.5, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1/2, क्योंकि n ऊपर होता है n नीचे एवरेज के लिए कट जाएगा, तो 25.5 उत्तर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 83, दो जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला कितनी अधिक तय स्पीड से चलेगी ताकि 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप मिल जाए। देखो एक जीप चल दी 20 की स्पीड से, अभी 10 मिनट हुए थे कि दूसरी स्पीड चल दी, दूसरी जीप भी सेम स्पीड से चल रही है, लेकिन एक महिला इधर से आ रही है। अगर ये महिला आराम से इसकी स्पीड से ही आएगी तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है 10 मिनट का, तो पहली जीप यहाँ मिलेगी, दूसरी जीप 10 मिनट के बाद मिलेगी। लेकिन अगर ये महिला तेज चल रही है ना जीप से, तो इनकी जो दूरी है ना ये महिला कम समय में तय कर लेगी। तो उसने यही कहा है कि जो 10 मिनट की जो दूरी है ना गाड़ी की, वो महिला 6 मिनट में होनी चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि महिला की 4 मिनट की तेज और फास्ट चलेगी तो उसकी 4 मिनट बच जाए। पहले तो देखो दोनों जीप चली है ना, पहली जीप चली है 10 मिनट के अंतराल के बाद दूसरी, तो 10 मिनट में पहली जीप कितना स्पीड कितनी दूरी चल लेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा में 10 बटे में 60। भाई स्पीड गुणा में समय करेंगे तभी तो दूरी आती है, तो यहाँ से दूरी निकालेंगे तो 20 या 60 यानी कि 10 बटे 3 किलोमीटर आ गई। ठीक है, यानी कि पहली जीप है 10 किलोमीटर 3 की दूरी पर दूसरी जीप से जो पहले अभी स्टार्ट हुई है, अभी दोनों चलनी शुरू कर देगी। ये महिला यहाँ से चली है,
अब इस महिला को 20 की स्पीड से ज़्यादा की अपनी स्पीड रखनी है, पहली बात तो सीधी सी है, तभी तो इनके बीच का समय कम होगा। ठीक है, अब इस महिला को क्या करना है, इसकी स्पीड से कम की स्पीड रखनी है। तो जो 10/3 किलोमीटर है, इस दूरी को 6 मिनट में अगर तय करना है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, दूरी बटे में समय, यानी कि 10/3 गुणा में 6 मिनट में। ये दूरी 6 मिनट में तो दिखेगी इसको, तो ये दूरी 6 मिनट में तय करेगी, 10/3 बटे में 6, ये समय हो गया, दूरी बटे में समय, ये चाल हो गई। और ये मिनट में है तो इसको ऊपर 60 से गुणा कर दो घंटा बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारे 10/3 है किलोमीटर में है, ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये नीचे कितना आएगा, 10/6 18, ऊपर कितना आ जाएगा 60, 6 18, 6 दाएँ 60, कितना बन जाएगा 100/3। 100/3 महिला की स्पीड है, मतलब महिला की स्पीड 100/3 होनी चाहिए, तब उसको जाके वो 6 मिनट में मिलेगी। महिला की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 100/3। लेकिन इसने कहा कि स्पीड का अंतर बताना है, कितनी अधिक गति से चले। 100/3 उत्तर मत लगाना। देखो गाड़ी की स्पीड है 20 और महिला की स्पीड है 100/3, इनका अंतर पूछा है कितना होगा, तो महिला की स्पीड ज़्यादा है, इसमें से 20 घटा दो 100/3 में से, तो एलसीएम लेंगे तो 100 - 20 या 60/3, यानी कितना बचेगा 40/3। और 40/3 को हम कैसे लिखते हैं, 13 सही 1/3, ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 84 है, पहले में है 4:5, दूसरे में है 51 नहीं है 5:1 है। कितना है ये, 5:1 है। ये ए वाले का 5 लीटर और बी वाले का 4 लीटर नया मिश्रण बना दिया, तो उसमें अनुपात बताओ क्या होगा, यह सवाल इसमें पूछा है। देखो पहले का टोटल कितना सॉल्यूशन है, 9 लीटर, 9 लीटर है, इसमें अमल कितना है 4 लीटर, तो अमल कितना हो जाएगा 4 बटे कितने में 9 में है, अमल 4 टोटल 9 में, लेकिन इसमें से लिया कितना पहले वाले का 5 लीटर का हिसाब से, गुणा में 5, ये अमल आ गया पहले वाले में, प्लस दूसरे वाला का कितना है 5 अमल, टोटल कितना हिस्सा है इसका 6 में से, भाई 5:1 का मतलब टोटल 6 हिस्से में से 5 अनुपात वो 5वां हिस्सा है, वो तो है अमल का। अब सेम 5/6 हिस्सा इसमें से निकलेगा 4 लीटर में से, क्योंकि 4 लीटर लिया सॉल्यूशन बी का। यहाँ से अमल कितना हो जाएगा 5 चौक 20/9 जमा 5 चौक 20/6, ठीक है, 20/9 और 20/6 बनेगा, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये बनेगा 300/54, 300/54। तो यानी कि जो नया मिश्रण है उसमें अमल कितना आएगा 300/54 आएगा। ये तो आ गया खाली एसिड। अब हमें जल का भी निकालना है ऐसे, तो पहले में जल कितना है 5, टोटल मात्रा कितनी है 9 में से 5वां हिस्सा जल का है। अब इसमें 5 लीटर मिला दे तो इसमें से जल निकलेगा, प्लस दूसरे में जल कितना है 1, कितने में टोटल 6 में से, अब इसमें 4 लीटर मिला दिया तो इसमें से 1/6 हिस्सा निकलेगा जल का, ये कितना हो गया 25/9, और ये कितना हो गया 4/6, 25/9 और 4/6 जोड़ेंगे तो नीचे का एलसीएम तो वही 54 आएगा, ऊपर कितना बचेगा 186, यानी कि वाटर कितना आएगा 186/54। इन दोनों का अनुपात पीछा तो 54 से 54 कट जाएगा, 300:186, 300:186 और 6 से काट दो, 6 5 30, 50:31, कितना आएगा 50:31, जो दिया है ऑप्शन बी के अंदर। कुछ भी नहीं करना इसमें, ये 4:5 का मतलब है कि टोटल 9 में से एसिड का हिस्सा है चौथा, इसमें 5 लीटर मिलाएंगे तो इसमें एसिड कितना होगा, इसका 5 का 4/9 हिस्सा तो रहेगा, ऐसे दूसरे में 1/5 1/6 हिस्सा रहेगा, ऐसे ही करना आसानी से, सोच समझ के सारे प्रश्न हमें करने हैं। 85 नंबर का मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर आ जाएगा 85 नंबर का 11.99%, ये आप कर लेना। हमारे गणित के 15 सवाल पूरे हो गए। सवाल नंबर 86, और यहाँ से अब हमारी रीजनिंग शुरू होती है। रीजनिंग आखिरी के 15 सवाल इस प्रैक्टिस सेट के हमारे बचे हैं। सवाल नंबर 86 दिया है कथन निष्कर्ष का। कथन है कि क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ये बात कही है, तो इसके 2 तर्क है, कौन सा सही रहेगा वो आपको बताना है। हाँ, शराब सेवन अहम मुद्दा है जिसका भारत आज सामना कर रहा है, विशेष रूप से युवा वर्ग, जो कानून तोड़ने की गतिविधि बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही बात है भाई। शराब प्रतिबंध करने का कारण दे रखा है भाई, आजकल का युवा बहुत नशा करता है, कानून भी तोड़ता, शराब पीने के बाद किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। दूसरा दे रखा है कि नहीं, अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करे, जो आगे की जटिलता का, ये भी बात सही है। अगर बंद करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत, दोनों ही तर्क इसमें सही दिए गए हैं। दोनों ही तर्क इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, दोनों ही तर्क सही दिए गए हैं। 87 नंबर का है, ये फैमिली रिलेशन का है, ये आप बना के देख लेना। इसका उत्तर आ जाएगा नाना, ग्रैंडफादर, नाना। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर होता दादा और मैटरनल ग्रैंडफादर होता नाना। 88 का पूछा है, इसमें भी फैमिली रिलेशन का पूछा है और इसमें आ जाएगा मदर इन लॉ। क्या आएगा इसमें? मदर इन लॉ आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे से सवाल है, ये आप करके देख लेना। देखो इसमें जो निशान दे रखा है ना, बीच में आर सीधा टी लिख रखा है, इसका मतलब होता है आर गुणा में टी। क्यू एस वी का मतलब है क्यू गुणा में एस और एस गुणा में यू। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना कि इसका मतलब क्या होता है। आगे है सवाल नंबर 89, 89 नंबर, दिशा का सवाल है। ऐसे डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब करो, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, नीचे आ गया। उसके बाद 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ गया, ऐसे मुड़ेगा 45 डिग्री, इस कोने पे आ गया। ठीक है, इसके बाद 90 डिग्री वो मुड़ जाता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा। तो इसका 90 डिग्री रखेंगे तो ऐसे इस कोने की तरफ आएगा ये। ठीक है, ऐसे आएगा। तो देखो उसका मुंह अब किस दिशा में है, ये वाला मुंह देखो इस दिशा की साइड है। ये कौन सी दिशा है, ये किस दिशा में उसका मुंह है अब? साउथ ईस्ट की तरफ। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ये डायग्राम बनाने का ये फायदा होगा, अब हम देख सकते हैं इस साइड का मतलब ये साउथ ईस्ट। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का कथन निष्कर्ष आप खुद से भी कर सकते हो। सभी किताब पेपर हैं, सभी पेपर पेड हैं। किताब पेपर और पेड, सभी पेड किताबें हैं, गलत है। कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ पेपर किताब, बिल्कुल सही। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का भी कथन निष्कर्ष का काफ़ी आसान है, ये आप कर लेना। इसमें कथन एक ही उत्तर आएगा। 92 नंबर देखो, ये सिटिंग अरेंजमेंट दे रखी है। 92 नंबर सवाल जो है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट आपको दी गई है। ये आपको बैठाने हैं गोल मेज की तरफ। ये सारे के सारे 8 बंदे बैठे हैं, ए बी सी डी एच जो करके। ठीक है, ये ऐसे कोई गोल मेज बना दी और इसके चारों तरफ बैठाने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको ऐसे कैसे बैठाना जो इनको कहा गया है वैसे। डेविड जो है वो एच और आर का पड़ोसी नहीं है, डी, ये लाइन ध्यान रखना, लास्ट में काम आएगी। डेविड जो है वो इनका पड़ोसी नहीं है, किसका? हरि का और राजा का। अजीत जो है वो बाला और हरि का पड़ोसी है। ठीक है भाई, बाला और हरि आएंगे, उनके बीच में अजीत आ जाएगा। गुना, यहाँ से शुरू करो। गुना जो डेविड के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर हैं। शेखर और राजा गुना के पड़ोसी हैं। अब देखो यहाँ से शुरू करो। गुना हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड। अगर यहाँ पर मान के चलिए डेविड है, ठीक है, डेविड का सेकंड लेफ्ट होएगा ये। यहाँ पर कौन है? गुना है। ठीक है, गुना जो हो सेकंड ऑफ द लेफ्ट है डेविड के, बिल्कुल सही है गुना। इसके बाद क्या कहा है? शेखर और राजा गुना के पड़ोसी हैं। शेखर और राजा गुना के पड़ोसी हैं। ठीक है, एक साइड शेखर मान लिया और एक साइड राजा मान लिया। इधर राजा भी हो सकता है और इधर शेखर भी हो सकता है। इसने पूछा है, एक लाइन और दी है कि अजित जो है वो बाला और हरि का पड़ोसी है। हरि और बाला का कोई जिक्र अभी नहीं आया हमारे पास। अब देखो डेविड जो है वो हरि और राजा का पड़ोसी नहीं है, तो डेविड है। अगर यहाँ पर आर रहते हैं, अगर यहाँ पर आर रहते तो यहाँ पे राजा, तो डेविड राजा का पड़ोसी होगा नहीं। देखो ये, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, एस कहाँ आएगा? नीचे आएगा, और आर कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि गुना जो है वो राजा और जो है एस जो है उसकी पड़ोसी है, राजा और शेखर की, गुना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? शेखर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? राजा आएगा। ठीक है, क्योंकि जो डेविड है वो राजा का पड़ोसी नहीं है, ये पहली लाइन में बिल्कुल यहाँ पर दिया गया था। अब इसमें आगे और क्या दे रखा है?
शेखर एंड राजा और गुना, ये बैठा दिए शेखर और राजा भी। डेविड बैठा दिया, गुना बैठा दी, अजीत इनका पड़ोसी नहीं। इसके बाद है कि अजीत इज द नेबर ऑफ बाला एंड हरी। अजीत जो है वो बाला और हरी का पड़ोसी है। अजीत जो है वो बाला और हरी का पड़ोसी है। देखो अब यहाँ पे तो हरी आ नहीं सकता, क्योंकि हरी आएगा तो डेविड के पास हरी हो नहीं सकता, ठीक है। और अजीत जो है वो बाला और हरी का पड़ोसी है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बाला है तो यहाँ पे अजीत है, और यहाँ अजीत है तो यहाँ पे हरी है। बाला और हरी का पड़ोसी है, ये ऐसे बैठेंगे, ठीक है। DSGR, अच्छा 8 नहीं ये 7 है, इसलिए ये 7 ही मित्र आएंगे, इसलिए बैठेंगे BAH, ऐसे बैठेंगे। 4 इधर 3 इधर। अब पूछा हरी कहाँ बैठा है, हरी की लोकेशन इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे इसमें से, तो हरी है सेक करके बाईं ओर दूसरा, हरी जो है वो सेक करके बाईं ओर से तीसरा है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर है, ये कथन निष्कर्ष का है, ये आप खुद से सोल्व कर लेना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, केवल अनुसरण एक करता है। 94 है, इसमें से बताओ अलग क्या है। शेर, घोड़ा, चीता, जिराफ, तो ये तीनों जंगली जानवर है, और घोड़ा जो है ये शाकाहारी भी है और ये पालतू जानवर भी है। घोड़ा शाकाहारी और पालतू दोनों है। 95 नंबर का यहाँ पर क्या आएगा, EFGHIJKL प्लस 3, L से हो गया तो LMNO, PQRS प्लस 4, तो आगे भी प्लस 4। देखो 2 में है प्लस 2 2, अगले 2 में है प्लस 3 3, अब है प्लस 4 और यहाँ भी प्लस 4, तो S में प्लस 4 करेंगे तो क्या बनेगा W। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 4 का 8, 8 का 12, 12 का 24, 24 का 18, आगे क्या आएगा, आगे इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो 4 का दुगुना 8, 12 का दुगुना 24, तो 18 का दुगुना 36। कोई सीक्वेंस नहीं है, 2 2 की सीक्वेंस है। 97 नंबर का है, ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है। खड़े हैं एक पंक्ति के अंदर बच्चे। देखो इसमें क्या बोला है, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के, और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं, तो 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। जैसे एक लड़की, उसके बाद एक लड़का, दूसरी लड़की आ गई, उसके बाद 2 लड़के, तीसरी लड़की, उसके बाद 3 लड़के, चौथी लड़की, उसके बाद 4 लड़के। टोटल हमें 35 बच्चे खड़े करने हैं। सबसे पहले एक लड़की खड़ी है, फिर एक लड़का खड़ा है, फिर दूसरी लड़की हो गई तो उसके बाद 2 लड़के आ गए, फिर तीसरी लड़की आ गई तो फिर 3 लड़के आ गए, ठीक है। फिर चौथी लड़की आ गई तो फिर 4 लड़के आ गए। ये लड़कियां हैं सारी की सारी। चौथी लड़की आ गई तो 4 लड़के आ गए, उसके बाद 5वीं लड़की आएगी, फिर 5 लड़के आएंगे, 5 लड़के, फिर छठी लड़की आएगी, फिर 6 लड़के आएंगे, ठीक है। अब इसने पूछा 5वें और 17वें पे, अब पूरे 35 मत बनाओ, क्योंकि इसने मैक्सिमम पूछा 17वें नंबर पर। 5वें पर 1 2 3 4 5, ये हो गया 5वां नंबर, ये वाला। और 17वें नंबर पर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गया 17 नंबर का, ठीक है। ये इसने पूछा है कि इनके बीच में कितने लड़के हैं, इनके बीच में कितने लड़के हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितने लड़के खड़े हैं, 8 लड़के खड़े हैं। पूरा मत बनाओ, इसने 5 और 17 के बीच में पूछा तो सिर्फ 17 बच्चे ही बना लो बस, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। बस सीक्वेंस ध्यान रखना, पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के, तीसरी लड़की के बाद 3 लड़के, ऐसे करके 5 और 17 के बीच में कितने लड़के हैं, 8। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 98 है, ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है। ABCDE ये सारे खड़े हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं। इनकी आपको सिटिंग अरेंजमेंट आपको बतानी है कैसे करके ये बैठे हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चिराग और धवन एक साथ नहीं बैठेंगे। बिन्नू जो है वो तीसरे नंबर पर बीच में नहीं आएगी। अनिल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ इल्जा। अब देखो अनिल जो है वो लेफ्ट है तीसरे नंबर पर इल्जा के, ई यहाँ पे है मान लो, इसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर आ गया अनिल, ए आ गया। और ये इमीडिएट राइट ऑफ चिराग, मतलब इसके एक पीछे का है चिराग, चिराग की इमीडिएट राइट हो गया।
5 लड़के 5 बंदे हो गए हमारे। अब इसने कहा कि बिन्नू बीच में नहीं आएगी, तो इसका मतलब बिन्नू यहाँ पे आएगी। बच गया कौन? डेविड बच गया। एक लाइन और लिखी थी, डेविड और चिराग एक साथ नहीं आएंगे, तो डेविड और चिराग एक साथ आ भी नहीं रहे, बीच में अनिल है। प्रश्न क्या है, कौन सा कथन सही है? अनिल बाएं से दूसरे स्थान पर हैं। अनिल जो है बाएं से दूसरे पर नहीं भाई, बाएं से पहले हाँ बाएं से दूसरे पर, बिल्कुल सही है। अनिल जो है वो बाएं से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। अनिल जो है वो बाएं से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 99 देखो, ये क्या करती थी, इसको घुमा के ये बना दिया, ठीक है। ये इस साइड था तो नीचे वाले एंगल में आ गया। अब ये अगर इसको घुमाएंगे तो ये नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा, और ये एंगल जो घूम रहा है ये आ जाएगा नीचे की साइड, डिब्बी आएगी उधर, ये काला डॉट। तो इसमें से क्या आएगा इन 4 इमेज में इसमें? तो ये आएगा ऑप्शन ए वाला। अगला है 100 नंबर, और इसमें भी आपको बताना कौन सी इमेज सही रहेगी। तो इसमें है ये इमेज, देखो ये ऊपर पूरा डी है, ये आधा खुला हुआ, ऊपर भी 2 स्टार नीचे 1 स्टार। अब इनको थोड़ा सा घुमाएंगे तो 1 स्टार गायब हो जाएगा नीचे का, ऐसे। तो ऐसे ये है, इसको घुमाएंगे हल्का सा ही थोड़ा सा, तो ऊपर 2 स्टार की जगह 1 और नीचे ऐसे बन जाएगा, जो इमेज बी पी है। और ये दे रखा ऑप्शन सी के अंदर, इमेज दूसरी है और ऑप्शन सी दे रखे, ध्यान रखना। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 56 पूरा हुआ। 100 के 100% हमने करे हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी में करे हैं, तसल्ली से आप क्लास कर लेना। कोई सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। रिवीजन का टाइम चल रहा है, क्विक रिवीजन हमें करना है। 1 हफ्ते का टाइम बचा है मुश्किल से पेपर का, जोरदार तैयारियां रखो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नॉलेज हब, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा का, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ है वहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।